नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और हम लोग संविधान की सीरीज में बात कर रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट्स थे, मूल अधिकार थे, उनको पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अर्थात हमने भाग 3 को अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात जो है हमने पूरी तरीके से कर ली है। तो जो लोग मूल अधिकारों को नहीं पढ़े हैं, अगर उनको मूल अधिकारों की वीडियो चाहिए तो वो इस डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस वीडियो के वहाँ से जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट है वो पा सकते हैं और वहाँ से आपको जो संविधान के जितने भी वीडियो आपके उपलब्ध वहाँ पर कराए गए हैं उनको आप देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात डीपीएसपी के आज हम लोग बात करने वाले हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 की बात करने वाले हैं। तो कई बार सीधा प्रश्न यही पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में रखे गए हैं, तो भाग 4 में रखे गए हैं। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से 51। हम लोग आर्टिकल जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से पहले, अनुच्छेदों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में सामान्य जो जानकारी है वो कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है क्या, अर्थात इनका अर्थ क्या है, क्या इनका कार्य है, संविधान में इनको क्यों शामिल किया गया। दोस्तों, जब हमारा देश का संविधान बन रहा था, संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, तो ये जो नीति निर्देशक वाला मुद्दा है ये भी वहाँ पर आया। इस पर भी काफ़ी बहस की गई और चूँकि बहुत सारे मुद्दे मूल अधिकारों से जुड़े हुए थे जो विवादित थे, कुछ संविधान निर्माताओं में से जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका ये मानना था कि कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो कि तुरंत इसी समय ऐसी परिस्थिति में लागू नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक राज्य अर्थात कोई देश जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे, तब तक उस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनको पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता है। इस तरीके की समस्या जो है वो सरकार के पास आ सकती थी और इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने जो तुरंत तत्काल में नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाने चाहिए थे उनकी व्यवस्था तो उन्होंने भाग 3 में कर दी। बाकी कुछ ऐसे भी मूल अधिकार थे जो कि उस समय उस परिस्थिति में तुरंत दिए नहीं जा सकते थे, उनको क्या किया कि अलग भाग में रखा और बाद में फिर इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कह करके संविधान में भाग 4 में इसको जोड़ दिया गया। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि कुछ मूल अधिकार ऐसे थे जो उस वर्तमान परिस्थिति में लागू नहीं किए जा सकते थे। ये कहा गया था कि कुछ मूल अधिकार जो है नागरिकों को बाद में जब कभी राज्य को ये लगेगा कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है और हम अपने नागरिकों को ये चीज़ें जो हैं, ये तत्व हैं जो इनको लागू करवा सकते हैं, तो बाद में ऐसा राज्य के द्वारा किया जा सकता है। और बाद में क्या हुआ कि फिर इन जो अधिकार थे इनको तत्व बना करके, राज्य का तत्व बना करके, डीपीएसपी बना करके इनको भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल कर लिया गया। ये कई बार एग्जाम में सीधा ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद रखना है, आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। जो लोग और भी थोड़ा सा पढ़े होंगे तो उनके दिमाग में एक चीज़ और भी आ रही होगी कि भारत शासन अधिनियम में भी एक चीज़, और ये कब का था, भारत शासन अधिनियम 1935। इस पे एक बात लिखी गई है, निर्देशों के उपकरण। और एग्ज़ाम में हो सकता है ये भी पूछ ले कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, और हो सकता है आयरलैंड ना दे, भारत शासन अधिनियम 1935 दे दे। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि भारत शासन अधिनियम में जो निर्देशों के उपकरण हैं इनको हुबहू उठा करके डीपीएसपी बना दिया गया है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनको बना दिया गया है। तो याद रखिए, कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे। निर्देशों के जो उपकरण हैं ये भारत शासन अधिनियम में शामिल जब किए गए थे तो कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे। और यही एक वजह है जिसकी वजह से हम ऐसा कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चूँकि भारत शासन अधिनियम का लगभग 60% जो भाग है वो हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है, तो निर्देशों के उपकरण चूँकि भारत शासन अधिनियम 1935 में थे और ये उस दौरान आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, तो इन निर्देशों के उपकरण को जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाया गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है, इसके आगे बात करते हैं कि इन तथ्यों को समाहित करने का उद्देश्य ये था कि राज्य जब भी कभी अपनी विधि बनाएगा, नागरिकों के लिए विधि बनाएगा, शासन प्रशासन के लिए जो विधि बनाएगा, जैसे ही बहुत सारी योजनाएं बनाता है राज्य, तो इन योजनाओं को बनाते समय राज्य इस बात का ख्याल रखेगा कि जो ये तत्व दिए गए हैं, इन तत्वों में जो भी बातें समाहित हैं, इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए वो विधि बनाएगा, ताकि वो राज्य के जो नागरिक हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हित हो सके, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा हो सके, इसलिए ऐसा किया गया। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप ये भी पढ़ते हैं कि इस पे लिखा हुआ है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अर्थात बात यह है कि ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा। अर्थात हम अपने राज्य से ये उम्मीद रखते हैं, उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वो क्या करेगा, ऐसी योजनाएं लागू करेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनका फ़ायदा हो। अर्थात लोक कल्याण की जो भावना है, लोक कल्याण राज्य की जो स्थापना है, उसकी स्थापना के लिए हमेशा ये प्रयासरत रहेगा। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य कब बनेगा? वेलफेयर स्टेट कब बनेगा? जब उस राज्य में रहने वाले, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, चाहे वृद्ध हों, सारे के सारे लोग जो हैं वो खुश रहें और उस राज्य का एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है वो बहुत ही अच्छा बना रहे, सारे लोगों को शिक्षा उपलब्ध हो, सारे लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो, सारे लोगों को स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो, तो ऐसे राज्य को हम कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। तो ये राज्य का कर्तव्य होगा कि ये जो निदेशक तत्व दिए गए हैं इनको वो विधि बनाते समय लागू करेगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ और यही एक वजह है कि अगर बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा है? उन्हें कहा है कि ये जो है संविधान की क्या है? अनोखी विशेषता है। संविधान की अनोखी विशेषता है, अनोखी विशेषता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। प्रोफेसर के.टी. शाह ने भी इसके बारे में कहा है। प्रोफेसर के.टी. शाह ने क्या कहा है कि ये ऐसा चेक है जो क्या किया जाएगा, बाद में समय समय पर बैंक द्वारा लागू करवाया जाएगा, दिया जाएगा। तो इस प्रकार का चेक जो कि बाद में बैंक क्या करेगा, लागू करेगा समय समय पर, इस तरीके के चेक ये हैं जो बाद में मिलते जाएंगे। तो चूंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो क्या करते हैं कि राज्य को ये कर्तव्य की बात करते हैं, राज्य के कर्तव्य की बात करते हैं कि वो क्या करेंगे कि नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनको समय समय पर, वो मूल अधिकार जो कि भाग 3 में नहीं है बल्कि डीपीएसपी में है, उनको समय समय पर लागू करता रहेगा ताकि उस राज्य के नागरिकों के जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी होती रहें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इससे सामान्य सी जो बातें हैं, साथ साथ में ये भी आप याद रखिए कि ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात प्रवर्तनीय नहीं है, कोर्ट में इनके लिए नहीं जाया जा सकता है। मूल अधिकारों के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। और उसके लिए आपको मैंने बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग क्या करेगा कि 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और 226 के तहत जो है वो राज्य क्या करेगा, 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये राज्य के कर्तव्य हैं कि वो ऐसा चाहे तो करेगा और उसे ऐसा करना भी चाहिए। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी इसके बारे में थी। आगे हम लोग अब एक एक आर्टिकल की यहाँ पर बात करेंगे, एक अनुच्छेद की बात करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो अनुच्छेद, पहला जो अनुच्छेद है उस पर क्या है। तो इसमें से सीधा सा आपको बस इतना याद रखना है कि इस पर राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द की परिभाषा,
राज्य शब्द की परिभाषा। तो आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि मैंने जब अनुच्छेद 12 पढ़ाया था तो उसमें भी राज्य शब्द की परिभाषा की बात की थी। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 12 भी दे दे, अनुच्छेद 36 भी दे दे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको अनुच्छेद 12 जो है वही आपको सिलेक्ट करना होगा, उसी पर टिक करना होगा। क्यों? क्योंकि इसी अनुच्छेद 36 में ही साफ साफ लिखा गया है कि भाग 3 के लिए राज्य शब्द की जो परिभाषा दी गई है वही भाग 4 के लिए भी लागू होगी, वही भाग 4 के लिए भी लागू होगी। इस बात को आपको याद रखना है। तो इस वजह से जो है हमें प्रेफरेंस अनुच्छेद 12 को देना पड़ेगा। तो 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है वही राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 36 अर्थात भाग 4 के लिए भी लागू होगी। तो अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, ये याद रखना है। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है इसमें सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। अनुच्छेद जब 37 की बात करेंगे, 37 की बात करेंगे, तो 37 में आपको दो बातें याद रखनी है, दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य, क्या कर्तव्य है कि इन तत्वों को वो लागू करेगा, इन तत्वों को लागू करना। और दूसरी चीज आपको यहां पर यह याद रखनी है कि इसी अनुच्छेद में यह भी लिखा है कि वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अर्थात राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो जब राज्य के नागरिकों के लिए विधि बनाएगा तो इन तत्वों को वो ख्याल में रखते हुए विधि बनाएगा। ये बात जो है अनुच्छेद 37 में लिखी गई है। और दूसरी बात इस पर लिखी गई है कि ये कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन पर बहस नहीं होगी, इन पर कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ, बहुत सारे नियम विनियम जो हैं, विधियां, वो इन डीपीएसपी के अकॉर्डिंग राज्य बनाता है। किसके लिए बनाता है? राज्य के नागरिकों के लिए, ताकि उनका अधिक से अधिक जो है वो लाभ हो सके, उनका विकास हो सके, उनका चाहे आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो या सामाजिक विकास हो। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। तो अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 में क्या है कि यहाँ 3 प्रकार के वही न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से? एक आपका आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय और इसके बाद सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। ये 3 प्रकार की न्याय की बात कहां पर की गई है? अनुच्छेद 38 में की गई है। अर्थात कहा गया है कि राज्य आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय व सामाजिक न्याय देने का प्रयास करेगा। किसको? अपने नागरिकों को। एक एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो न्याय है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, इनका उल्लेख संविधान में और कहां पर किया गया है? तो दोस्तों, आपने प्रियम्बल, प्रस्तावना को पढ़ा होगा, वहां पर भी इन 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास राज्य को करना होगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना होगा। अर्थात देश की संपत्ति का जो वितरण है वो समान रूप से लागू करने का प्रयास राज्य करेगा। राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि जितने भी राजनीतिक फायदे हैं, राजनीतिक जो लाभ हैं, वो समान रूप से सभी को दिए जाएंगे, चाहे वो चुनाव लड़ने का अधिकार हो, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, इस तरीके के जो अधिकार हैं सभी को दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय अर्थात समाज में लोगों को जो है पूरी तरीके से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, समान रूप से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उनके साथ किसी भी आधार पर, चाहे जाति, लिंग, धर्म, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 3 प्रकार के न्याय को लागू करने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा, अकॉर्डिंग टू 38। इसी पे एक और अनुच्छेद जोड़ा गया 38B, क्योंकि ये तो 38A हो जाएगा, इसी पे 38B भी जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? स्त्रियों, राज्य
स्त्रियों व पुरुषों के मध्य प्रतिष्ठा व अवसरों की समानता, अवसरों की समानता को बनाए रखने का प्रयास करेगा। स्त्रियों और पुरुषों के मध्य प्रतिष्ठा व अवसरों की समानता जो है वो उपलब्ध कराएगा। ये बात अनुच्छेद 38 के बी में लिखी गई है, इस चीज़ को आप याद रखना। ये कब जोड़ा गया? वही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना है आपको। इसके बाद अगला जो है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 में कुल मिलाकर के छः इसमें भाग हैं, अर्थात ये भाग नहीं कह सकते, इस पे 6 पॉइंट दिए गए हैं, 6 नंबर दिए गए हैं। वो 6 बातें जो हैं वो आपको क्रम से याद रखनी है। फिलहाल इसको अगर आप नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39, इस पे पहला नंबर क्या है? वैसे इसको अगर शॉर्ट में कहें तो इसको एक नाम दे सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से आर्थिक न्याय की बात की जाएगी। अर्थात आर्थिक न्याय से संबंधित कौन सा नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद है, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 पूरी तरीके से आर्थिक न्याय को देने की बात करता है। कैसे देने की बात करता है? उनमें कुल मिलाकर के 6 पॉइंट हैं। वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहले पॉइंट में आपको याद रखना है कि जीविका के साधन उपलब्ध कराने की बात की गई है। जीविका के साधन, मैं सिर्फ वही शब्द यहाँ पर लिखूंगा जो उस सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मैं बोल दूंगा पूरा, पर लिखूंगा इस पे सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला शब्द, ठीक है। तो इस पे यह कहा गया है कि राज्य स्त्रियों और पुरुषों को जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, ठीक है। जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, ये बात कहाँ पर की गई है? अनुच्छेद 39 के 1 में, या का कह सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो बात यहाँ पर लिखी गई है, दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखी गई है? दूसरी बात है कि राज्य भौतिक संसाधनों का नियंत्रण, भौतिक संसाधनों का नियंत्रण व नियमन, यहाँ पर नियंत्रण व स्वामित्व, राज्य भौतिक संसाधनों का नियंत्रण व स्वामित्व इस प्रकार से करेगा, अर्थात भौतिक संसाधनों का नियंत्रण व स्वामित्व के इस प्रकार से नियम बनाएगा, ऐसी व्यवस्था करेगा कि लोगों का अधिक से अधिक लाभ हो सके, अर्थात अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। इसके लिए राज्य भौतिक संसाधनों का नियंत्रण व स्वामित्व की विधि बनाएगा। ऐसी विधि बनाएगा किसकी? भौतिक संसाधनों के नियंत्रण व स्वामित्व की, जिससे कि अधिकाधिक लोगों का लाभ हो। यह बात कहां पर लिखी गई है? अनुच्छेद 39 के 2 में। तीसरे पॉइंट पे क्या लिखा गया है? तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? जो संपत्ति है, संपत्ति व उत्पादन के साधन, इतना आपको याद रखना है। संपत्ति व उत्पादन के जो साधन हैं उनका वितरण इस प्रकार करेगा, उनके लिए ऐसा नियम बनाएगा कि उनका केंद्रीकरण ना हो, केंद्रीकरण ना हो, ठीक है। इस चीज को याद रखना। वो इस तरीके से व्यवस्था करेगा कि संपत्ति व जो उत्पादन के साधन हैं उनका केंद्रीकरण ना हो, क्योंकि अगर केंद्रीकरण हो जाएगा तो कुछ लोगों के पास ही संपत्ति व उत्पादन के साधन रहेंगे, और ऐसे में अधिक से अधिक जो लाभ है वो लोगों को नहीं हो पाएगा, कुछ चंद लोगों के पास ही पूरी तरीके से संपत्ति हो जाएगी। इसका मतलब ये भी जान लीजिए कि भले ही यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन वास्तव में ये जो है अभी भी लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस देश में भी
कुछ लोग ही बहुत ज़्यादा अरबपति करोड़पति रहेंगे, बाकी के लोगों के पास संपत्ति उतना नहीं रहेगी, गरीबी की स्थिति रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ संपत्ति व उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण हो गया है, और जिस देश में वो संपत्ति व उत्पादन के साधन जो है वो कुछ लोगों के पास ही हो, ऐसी व्यवस्था, ऐसे देश में जो व्यवस्था कही जाएगी उसे हम क्या नाम देंगे? पूंजीवादी व्यवस्था। क्योंकि समाजवादी व्यवस्था जो है, उस समाजवादी व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि जितने भी भौतिक संसाधन हैं, चाहे वो देश की संपत्ति हो या जितने भी प्रोडक्शन के जो साधन हैं, उन पर अधिकार जो है वो पूरी तरीके से देश में रहने वाले सभी नागरिकों का है। देश की जितनी भी संपत्ति है, उस देश के जितने भी नागरिक हैं, उन सभी का हक उस संपत्ति पे होता है। तभी तो हम बोलते हैं सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति का मतलब ये नहीं है कि वो सरकार की है या कुछ उस संपत्ति का नियंत्रण करने वाले या उसकी सुरक्षा करने वाले पदाधिकारियों की है, बल्कि वो सार्वजनिक संपत्ति का मतलब ये होता है कि उस संपत्ति पर उस देश राज्य के जो लोग, सभी लोग हैं, उन सभी का पूरी तरीके से अधिकार होता है। तो अगर ऐसा है कि संपत्ति का वितरण बराबर रूप से देश में है, कोई अमीर गरीब नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था जो है, ऐसे देश को हम समाजवादी देश कह सकते हैं। भले ही हमारे संविधान में समाजवादी शब्द की बात की गई है, वो प्रस्तावना में जोड़ा भी गया है, अखंडता, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष को उनको जोड़ा भी गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन फिर भी देश में समाजवादी व्यवस्था क्या लागू है? तो मेरा ये मानना है कि देश में समाजवादी व्यवस्था अभी भी लागू नहीं हो पाई है। चीज़ें लिखना और वास्तव में धरातल में होना, दोनों में फ़र्क है। हमारा संविधान, हमारा जो आइन है, वो तो बातें करता है, वो तो बताता है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि उसको लागू करने वाले लोग जो हैं, उनको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, लागू करने वाले लागू नहीं करेंगे तो संविधान किसी को पीटने मारने नहीं जाएगा, है ना, वो तो लागू करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो बात है, ये अनुच्छेद 39 के 3 नंबर पे लिखी गई है। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे कहा गया है कि राज्य क्या करेगा कि स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। अर्थात कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो व पुरुष हो, वो जो काम कर रहे हैं, अगर समान काम है तो उसके लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक जो व्यक्ति है वही काम कर रहा है तो उसको अलग वेतन, कोई दूसरा व्यक्ति है वो वही काम कर रहा है तो उसको दूसरा वेतन। ऐसा नहीं करेगा। राज्य इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये बात 4 में लिखी गई है। अगला नंबर जब हम इसी की बात करते हैं 39 की, तो अगला नंबर 5वां नंबर आता है। 5वें नंबर में क्या कहा गया है? 5वें नंबर में कहा गया है कि स्वास्थ्य की बात की गई है और बच्चों की सुकुमार अवस्था, बच्चों की सुकुमार अवस्था की बात की गई है। अर्थात स्त्रियों और पुरुषों के स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, राज्य का ही कर्तव्य होगा। और बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है, सुकुमार अवस्था का मतलब जो टीन एज होती है, टीन एज जैसे 13, 14, 15, 16, इस एज के जो बच्चे होते हैं, टीन एज वाले, उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। अर्थात ये बच्चे जो हैं, जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, इनकी एज का दुरुपयोग नहीं होगा। अर्थात ये नशीले दवाओं, नशीले मादक द्रव्यों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, उनसे इनकी रक्षा की जाएगी ताकि ये भटके ना। इनके लिए अच्छी शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जाएगी राज्य के द्वारा, ताकि ये जो है, इनकी ये एज जो है वो बर्बाद ना हो। अर्थात इनकी इस एज की सुरक्षा की जाएगी और इस एज का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा। अगला जो 6वां नंबर है, अगले 6वें नंबर में बात की गई है कि राज्य क्या करेगा? बच्चों व व्यक्तियों को शोषण से बचाएगा, शोषण से बचाएगा। और दूसरी चीज क्या लिखी है कि नैतिक व भौतिक परित्याग से रक्षा करेगा,
परित्याग से रक्षा करेगा। तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी, उनको शोषण से बचाया जाएगा तथा उनके नैतिक व भौतिक परित्याग से उनकी रक्षा की जाएगी। ये बात जो है वो इसमें अनुच्छेद 39 के 6 नंबर पर लिखी गई है। तो याद रखिए अनुच्छेद 39 जो है वो पूरी तरीके से आर्थिक न्याय की बात करता है, जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, भौतिक संसाधनों का नियंत्रण व स्वामित्व इस प्रकार से करेगा ताकि सभी अधिकाधिक लोगों का लाभ हो, संपत्ति के व उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न होने पाए, इस बात का ध्यान रखेगा। स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएंगे, इस बात का ध्यान रखेगा। बच्चों के और पुरुषों की, स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल करेगा और बच्चों की सुकुमार अवस्था जो है, टीनेज है, उसका दुरुपयोग नहीं होने देगा। बच्चों और व्यक्तियों को शोषण से बचाएगा तथा उन्हें नैतिक व भौतिक परित्याग से उनकी रक्षा करेगा। ये बात जो है पूरी तरीके से आर्टिकल 39 में लिखी गई है। तो ये अनुच्छेद 39 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि डीपीएसपी में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 39 है, जो पूरी तरीके से आर्थिक न्याय की बात करता है। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अनुच्छेद 40 की बात करेंगे। अनुच्छेद 40। अक्सर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गांधी जी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे और वो संविधान निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं है। तो ये जो मानना है वो गलत मानना है, क्योंकि भले वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन फिर भी उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, वो हमारे संविधान में अगर कहीं देखनी हो तो हर जगह पर देखने को मिलती हैं। लेकिन उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है डीपीएसपी, और उसमें से आप अनुच्छेद 40 देखिए जो कि ग्राम पंचायतों की गठन की बात करता है। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, तो राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। और गांधी जी भी चाहते थे, स्वराज की बात करते थे, वो ये चाहते थे कि हमारे देश के जो गांव हों वो आत्मनिर्भर बने। वो गांव जब आत्मनिर्भर होंगे तो देश अपने आप आत्मनिर्भर बनेगा, सेल्फ डिपेंड बनेगा। और इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों की तरफ फोकस किया था। ठीक है, चाहे वो बुनियादी शिक्षा हो, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे गांव के लोगों को प्रशिक्षित करके, दक्ष बना करके उनको रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो। ये महात्मा गांधी जी की भावना थी, विचार था कि वो ऐसा चाहते थे कि हमारे देश के जो गाँव हैं वो संपन्न बने। और उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 40 में बात लिखी गई कि राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ताकि जो केंद्र से, संघ से या राज्य की जो भी योजनाएं हैं वो गाँव तक, निचले स्तर तक के लोगों तक वो पहुंच पाएं। और इनके लिए ग्राम पंचायत का गठन करना बहुत ही जरूरी है। स्थानीय स्वशासन दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 की, 243 ए से लेकर के ओ तक की हम लोग बात करते हैं। और वहाँ पर हम लोग ये भी बात करते हैं कि ग्राम पंचायतों का जो त्रिस्तरीय मॉडल है वो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति भी बनी थी, उसकी भी हम लोग बात करते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात भी वहाँ पर की गई थी। और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो आज का गठन किया गया है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तो ये जो है, ये व्यवस्था जो है वो स्थानीय स्वशासन जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर दी गई है अनुच्छेद 243 में। लेकिन हमारे डीपीएसपी में भी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अगला अनुच्छेद, इसमें सिर्फ इतना आपको याद रखना है, अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 41 जो है वो क्या कहता है? ये मुख्य रूप से बात करता है, ये बात करता है शिक्षा, काम व लोक सहायता। शिक्षा, काम व लोक सहायता, तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट आप शब्द हैं अनुच्छेद 41 के, वो आप याद रखिए। देखिए अनुच्छेद याद करने का यही तरीका है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आप, यही एक तरीके की ट्रिक है कि जो उस अनुच्छेद की जो मुख्य बात है आप उसको याद रखेंगे तो पूरा सेंटेंस अपने आप आपको याद रहेगा। और उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो जैसे इसमें तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, शिक्षा, काम, लोक सहायता। अर्थात राज्य क्या करेगा कि उसके जो भी संसाधन हैं, जितना उसके पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त संपत्ति है, जो भी चीज़ें हैं, उनके आधार पर, ऐसा नहीं कि वो कहीं से कर्ज मांग करके या कुछ करके आपके लिए व्यवस्था करेगा। जो भी उसके पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों के हिसाब से आपको रोजगार देगा,
वो अपनी सीमा के अंदर, अर्थात जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग वो लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करवाएगा। और इसके साथ साथ लोक सहायता में अगर हम बात करेंगे तो लोक सहायता का मतलब है लोगों को जो सहायता दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि किन किन क्षेत्रों में, जैसे जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोगों की सहायता की बात की जाएगी, यहाँ की जाएगी, बीमार लोगों की सहायता की जाएगी। इसके अलावा जो लोग बेगार में लगे हुए हैं, अर्थात उनके पास कोई अच्छा रोजगार नहीं है, वो जो भी काम कर रहे हैं वो उस पर हम ये कहें कि वो बेरोजगारी की तरह ही लगे हुए हैं। जैसे कई बार आप लोग पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि एक काम कोई है एक व्यक्ति के लिए और उस पर दो व्यक्ति लगे हुए हैं। देखने में तो ये लगेगा कि दोनों को रोजगार प्राप्त है, लेकिन वास्तव में वहां छिपी हुई बेरोजगारी है। अर्थात एक काम के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, वो उतना कर सकता है, और लेकिन उस काम के लिए दो लोग लगे हुए हैं, एक व्यक्ति जो है वो फालतू लगा हुआ है। तो यहां पर अगर बेगार जो अगर कोई कर रहा है तो उसको रोका जाएगा, उससे रोजगार दिया जाएगा, बीमार व्यक्ति की सहायता की जाएगी, वृद्ध लोगों की भी सहायता की जाएगी, जैसे पेंशन जैसी व्यवस्थाएं हैं बीमार के लिए, जैसे सरकारी अस्पताल हैं उनकी व्यवस्था जो है राज्य करता है। तो ये चीज़ जो यहाँ पर आएगी। असमर्थता हो किसी भी तरीके की, अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो विकलांगों के लिए अलग योजनाएं होंगी। तो ये सारी जो लोक सहायता हैं वो उनकी बात जो है अनुच्छेद 41 में लिखी गई है कि राज्य ऐसा करेगा, अर्थात वो शिक्षा भी उपलब्ध कराएगा, वो लोगों को रोजगार भी देगा और लोक सहायता भी देगा, चाहे वृद्ध लोग हों, बीमार लोग हों, बेगारी जो लगे हुए हैं या जो असमर्थ लोग हैं उनके लिए भी जो है राज्य व्यवस्था करेगा। ये बात अनुच्छेद 41 में लिखी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 41, 42 और 43 की जब बात करेंगे तो एक साथ इनको पढ़ना चाहिए ताकि चीज़ें समझ में आए, क्योंकि लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब हम अनुच्छेद 42 की बात करते हैं तो ये कहता है मानवोचित दशा, काम की न्याय संगत व मानवोचित दशा, इतना आपको याद रखना है। राज्य क्या करेगा? काम की न्याय संगत व मानवोचित दशा उपलब्ध कराएगा। आपने काम दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर उस काम की मानवोचित दशा नहीं दी तो व्यक्ति काम ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा। अर्थात कोई ऐसा काम ना हो जो जोखिमपूर्ण हो, कोई ऐसा काम ना हो जो कि गैर संवैधानिक हो, ऐसा कोई काम ना हो जो गैरकानूनी हो। तो मानवोचित दशा, अच्छा वातावरण वहां पर होना चाहिए। इस तरीके की न्याय संगत व मानवोचित दशा भी उपलब्ध करानी होगी। किसको उपलब्ध करानी होगी? राज्य को। तो यहां पर वो काम दे रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर वो एक कदम और आगे बढ़ करके जाता है और कहा जाता है यहां पर कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि काम की न्याय संगत व मानवोचित दशा जो है वो उपलब्ध कराएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और आपको याद रखना है कि यहीं पर एक चीज और लिखी गई है कि प्रसूति सहायता का उपबंध भी जो है वो राज्य का काम होगा। प्रसूति सहायता का मतलब है जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो महिलाओं को समस्याएं होती हैं उनके लिए हॉस्पिटल खोले जाएंगे, उनसे संबंधित जो है मदद दी जाएगी, और ऐसा जो है राज्य कर भी रहा है। जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं, भले ही वो पर्याप्त ना हो वो एक अलग की बात है, लेकिन राज्य जो है वो यहाँ पर इस तरीके की सहायता महिलाओं की कर रहा है। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जीवन निर्वाह की बात करता है। जीवन निर्वाह अर्थात राज्य का क्या काम होगा कि कम से कम स्त्री और पुरुषों को जीवन निर्वाह के लिए वो मदद करेगा, जीवन निर्वाह के लिए उनकी मदद करेगा। और इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्या है? मनरेगा। मनरेगा है ना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मनरेगा। ये क्या है? एक तरीके की न्यूनतम जो मजदूरी है वो देने का प्रावधान संघ सरकार के द्वारा किया गया है। तो जीवन निर्वाह की बात जो है वो राज्य के लिए कही गई है कि वो स्त्री और पुरुषों के जीवन निर्वाह के लिए काम उनको उपलब्ध कराएगा। ये बात जो है अनुच्छेद 43 में की गई है। यहाँ भी बात की गई है कि शिक्षा और रोजगार देगा, लेकिन यहाँ कम से कम जीवन निर्वाह के लिए कम से कम उसकी व्यवस्था करेगा। अगर उसके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, वो सभी को अच्छा रोजगार नहीं दे सकता है, तो कम से कम जीवन निर्वाह के लिए वो व्यवस्था उनकी करेगा। ये बात जो है अनुच्छेद 43 में लिखी गई है। चलिए आप